एक रोरिंग बुल मार्केट जैसा कि अभी चल रहा है सभी को बहुत पसंद आता है क्योंकि बुल मार्केट में हर कोई पैसा कमाता है। पर हमेशा हमें दो चीज ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, जितना लंबा बुल मार्केट चलता है उतना ही लंबा कंसोलिडेशन भी चल सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अच्छे रोरिंग बुल मार्केट में जितना जल्दी और जितना ऊपर मार्केट जाता है, जब भी मार्केट का रिवर्सल होता है उतना ही फास्ट एंड फ्यूरियस भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम पास्ट को स्टडी करेंगे, सिर्फ इंडिया को नहीं, बहुत सारी इकोनॉमीज के इक्विटी शेयर मार्केट को स्टडी करेंगे, किस तरीके से वहां पे कंसोलिडेशन का फेस रहा है उसे स्टडी करेंगे। और सिर्फ हम स्टडी ही नहीं करेंगे, आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाले एक एक चीजों को जिनका अगर आपने ध्यान रखा, आप बुल मार्केट को आराम से एंजॉय भी कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जब भी मार्केट का रिवर्सल होगा उस समय आप वेल प्रिपेयर्ड भी होने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये ऐसा वीडियो नहीं है जो जल्दीबाजी में आप देख ले, क्योंकि हम स्क्रीन पे भी जाने वाले हैं और एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। जिस समय टाइम हो उसी समय देखिएगा इस वीडियो को और पूरा देखे बिना मत जाइएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे स्क्रीन पर हम डिस्कशन कर लेंगे, एंड में मैं पर्सनली आपको बहुत सारे पॉइंटर्स भी देने वाला हूं जिनका अगर आपने ध्यान रखा आप काफी सेफ हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक एक चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले हम जापान के मार्केट को, निक्केई को स्टडी करने वाले हैं। जब हम निक्केई को स्टडी करते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स आते हैं जिसे हम ध्यान रख सकते हैं और जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं। 1989 में अगर बात करें ना, निक्केई की वैल्यू थी 39,000, जो इसका ऑलमोस्ट पीक भी बना था। इससे पहले 10 साल सुपर्ब थे, मतलब निक्केई जैसा मार्केट कोई नहीं था, हर कोई जापान के पीछे भाग रहा था। पर यहां पे जब 1989 पे 39,000 पे था, यहां पे पीक बना था। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 10 इयर्स की, ऑलमोस्ट 1990 से लेके 2002 तक मार्केट करेक्ट होते होते 39,000 से करेक्ट होते होते 8,000 तक चले गया था। आई नो जापान एक बहुत एक्सट्रीम इकोनॉमी है, पर हमें स्टार्टिंग जापान से करनी पड़ेगी। इसके बाद हम ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। 8,000 तक चले गया था। उसके बाद मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट आया था 2004 से 2007। इस समय भी निक्केई का मार्केट बढ़ते बढ़ते सिर्फ पहुंच पाया था 15,000 तक। जो इनिशियली टॉप बना था वहां तक अभी भी मार्केट नहीं पहुंच पाया था, सिर्फ पहुंच पाया था 15,000 तक। उसके बाद जब मार्केट का वापस से करेक्शन आया था 2010 में, ये करेक्ट होते होते ऑलमोस्ट वापस से 8,000 के लेवल पे पहुंच गया था, जहां पे सेम लेवल था। मतलब 2010 पे वापस से 8,000 के लेवल पे था। 39,000 के तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे। फिर अगर हम बात करें 2012 से 13, बहुत अच्छा समय था क्योंकि यहां पे येन में मोमेंटम देखने को मिल रहा था और निक्केई वापस से क्लाइम किया था, ऑलमोस्ट 16,000 तक पहुंच चुका था। अभी भी 39,000 से बहुत दूर था। और अगर हम आज की बात करें 2021, जिस समय वापस से एक बहुत मजेदार बुल मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट हर एक इकोनॉमी में, अभी भी निक्केई सिर्फ 30,000 तक पहुंच पाया है। कितना लंबा कंसोलिडेशन रह सकता है, ये जस्ट आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट हुआ है। आप ऐसे कुछ लोग बोल सकते हो, आनंद जापान एक बहुत एक्सट्रीम इकोनॉमी है, कुछ और इकोनॉमीज की बात करो। इससे पहले कि हम इंडिया के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करें, पहले मैं आपको लेके चलता हूं चाइना के ऊपर। अगर हम चाइना की बात करें, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, जो चाइना का वन ऑफ द मेजर इंडेक्स है, 2007 में वो टॉप आउट हुआ था 6100 के लेवल पे। इससे पहले काफी अच्छा रहा था, सुपरबली परफॉर्म कर रहा था। जब हम 2008 के करेक्शन की बात करते हैं, सब प्राइम क्राइसिस जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी को इंपैक्ट किया था, उस समय चाइना का ये शंघाई इंडेक्स टूटते टूटते 1700 के लेवल तक पहुंच गया था। मतलब आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्री फॉल हुआ था और 1700 के लेवल्स तक पहुंच गया था। और अगर हम आज की बात करें, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो चुके हैं 1700 के लेवल से बढ़ते हुए। इवन आफ्टर नोइंग लास्ट 2 इयर्स काफी अच्छे रहे, लास्ट 1 ईयर बहुत अच्छा रहा है, अभी भी शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पहुंच पाया है 3500 के लेवल पे। आप समझ सकते हैं इतने समय के बाद, ऑलमोस्ट 15 साल के बाद भी जो ये टॉप बना था, वहां तक मार्केट नहीं पहुंच पाए। मैं कहां पे आपको ले जाना चाह रहा हूं वो आपको एंड में पता चल जाएगा, पर धीरे धीरे एक एक चीजों को समझते रहिए। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की, जिसको हम समझते हैं बहुत ज्यादा मैच्योर्ड मार्केट है। और यूएस मार्केट में हम बात करने वाले हैं S&P 500, जो वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर्ड इंडेक्स है। अगर हम इसकी बात करें ना, 1998 में ये था रफली अराउंड 1000 के आसपास। 2000 में बढ़ते बढ़ते ये पहुंच चुका था 1500 के आसपास। उसके बाद हल्का फुल्का करेक्शन आया था जो ऑलमोस्ट हर जगह आया था, जिसको हम बबल बर्स्ट भी, IT बबल बर्स्ट भी बोलते हैं। उसके बाद ये स्लिप हुआ था 1800 के लेवल पे। फिर 2002 से लेके 2007, मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट जो इंडियन मार्केट के लिए बोला जाता है, 2007 तक ये पहुंच पाया था
1500 के लेवल तक ही, और जब मार्केट में वापस से करेक्शन आया था 2008 में, ये ड्रॉप हो चुका था 675 पे। आप ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट 10 साल का समय और रिटर्न्स हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो है। 10 साल का कंसोलिडेशन हुआ था। अभी लास्ट 10 इयर्स फॉर यूएस मार्केट हैव बीन सुपर्ब। इंडियन मार्केट को भी इवन यूएस मार्केट ने लास्ट 10 इयर्स में आउट परफॉर्म करा है। पर अगर हम अभी आज के दिन भी देखें तो रफली हम पहुंच चुके हैं 4500 के लेवल पे। सो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर आप ये 10 साल का पीरियड देखिए। क्या 10 साल का पेशेंस हमारे पास हो सकता है, या हर किसी के पास हो सकता है? 1000 था, 1500 तक पहुंचा, इवन 7 साल बाद भी 1500 पे ही था, इवन आफ्टर नोइंग कि मार्केट में कोई भी बड़ा मेजर करेक्शन 2002 के बाद नहीं आया था। और उसके बाद बात करें वापस से 2008 में जब मार्केट में करेक्शन आया, 675 पे पहुंच चुका था। मार्केट का कितना लंबा कंसोलिडेशन रह सकता है, सिर्फ इतना सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से काफी लोग बोलने वाले हो, अनंत इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। इंडिया की बात करो तो इंडिया के फेवरेट इंडेक्स सेंसेक्स की बात करते हैं, जो आज के दिन 60,000 के लेवल पे आराम से लहलहा रहा है। आपको और हमें बहुत मजा आ रहा है। सेंसेक्स की बात करते हैं। 1991 में 1000 पे था सेंसेक्स, बहुत आराम से बहुत नीचे प्लेस था। फिर आया हमारे प्यारे हर्षद मेहता जी और उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते इसे पहुंचा दिया था ऑलमोस्ट 4200 के लेवल पे। उसके बाद जब ये करेक्शन आया था 1993 में, लेवल पहुंच चुका था 2000 का। मेजर करेक्शन था, 50% के ऊपर का करेक्शन था, 2000 में पहुंच चुका था। हम बात करते हैं 1993 से लेके 2004, ऑलमोस्ट 10-11 साल निकल चुके हैं मार्केट को। उसके बाद भी मार्केट का टॉप बनता है 4200। 1992 से लेके ऑलमोस्ट 2004 तक 4000 का 4000 ही है। मतलब किसी ने 10 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी उसका कोई रिटर्न्स नहीं है। ध्यान से रखिएगा, मार्केट का कंसोलिडेशन फेज भी बहुत लंबा हो सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली हम बात करें 2004 से लेके 2007, तो मार्केट ने अपनी सारी कमी पूरी कर दी। पर एक चीज समझिए, उस माइंडसेट से समझिए जिसने हर्षद मेहता के टॉप में जाके अगर सब कुछ माल खरीद लिया होता, 10 साल भी उसे 0% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, और एफडी में हमें दिख रहा है कि 8, 9, 10, 11% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। क्या वो पेशेंस रखना हर किसी के लिए पॉसिबल होता है? नहीं हो सकता। 2007 में ऑब्वियसली बढ़ते बढ़ते 21,000 के लेवल तक पहुंच गया था, अभी ऑलमोस्ट 16,000 के लेवल पे पहुंच गया। इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर जो 10 साल का कंसोलिडेशन फेज था, ये काफी लंबा हो चुका था। यहां पे अभी तक हम ये समझे कि मार्केट के बाद एक रैली आती है। रैली के बाद जब एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज आता है, वो कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, उसके ऊपर आप और हम कोई भी क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते। यहां पे देखिए, रैली आई थी 1000 से 4000, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया था सेंसेक्स। 4 गुना पैसा हुआ था एक साल में। उसके बाद अगले 10 साल में कुछ भी पैसा नहीं बना। 10 साल के रिटर्न्स मार्केट ने एक साल में दे दिए थे, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए कंसोलिडेशन फेज भी काफी लंबा जा चुका था। अभी हम ये समझ चुके हैं कंसोलिडेशन कितना लंबा जा सकता है। अभी मार्केट बुल फेज में आप और हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर इस पैसा कमाने में क्या क्या पॉइंटर्स का हमें ध्यान रखना है ताकि मार्केट का कभी भी रिवर्सल हो, क्योंकि ये बुल मार्केट बहुत लंबा चल रहा है, बहुत ऊपर मार्केट जा चुका है। रिवर्सल हो तो रिवर्सल भी फास्ट हो सकता है। क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, चलिए डिस्कस करते हैं। अभी तक आप समझ चुके होंगे जिस पेन की मैं बात कर रहा हूं, जब मार्केट का कंसोलिडेशन होता है कितना लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं एक एक एसेट क्लास की जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी डेट को इग्नोर मत कीजिएगा। जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिस्क प्रोफाइल बनती है, सपोज करते हैं आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन बनता है 60% इन इक्विटी, 40% इन डेट। जस्ट बिकॉज इक्विटी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, डेट को इग्नोर मत कीजिएगा। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में चाहे ट्रेडिंग करें, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें, चाहे मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपका लॉस 1% ऑफ योर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 1% ऑफ कैपिटल कैसे है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं आज के दिन आपका कैपिटल है 100 रुपीज का। कभी भी एक पर्टिकुलर शेयर में चाहे कितना ही आपका हाई कन्विक्शन क्यों ना हो, 10% से लेके मैक्सिमम 15% के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं आपको IRCTC मिल गया 1400 रुपीज पे, आपको पता है ये बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड है, इन्वेस्ट कीजिए। पर कभी भी 15% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यूजुअली आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10% के आसपास वन सिंगल ट्रेड में। अगर आपके पास 100 रुपीज है, आपने एक पर्टिकुलर शेयर में 10% इन्वेस्ट किया, मतलब आपने इन्वेस्ट किया है 10 रुपीज, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो जाएगा 10% का। कभी भी कोई पर्टिकुलर शेयर, कोई पर्टिकुलर ट्रेड आपके कैपिटल का जितना उसमें इन्वेस्ट हुआ है 10% से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 10 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, मतलब आपका स्टॉप लॉस का लॉस होने वाला है 1 रुपीज का।
कैपिटल था 100 रुपीज का, लॉस हुआ है 1 रुपीज का। कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में 1% से ज्यादा आपका कैपिटल नहीं लगना चाहिए, चाहे आप कितना भी गलत क्यों ना हो जाए। ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जब भी मार्केट का टॉप बनेगा और मार्केट रिवर्सल लेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज मार्केट का टॉप बनने वाला है, पर हमें सारी की सारी मिस्टेक्स का पहले से ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब एक्चुअली मार्केट में रिवर्सल हो रहा हो, आप और हम वेल इक्विप्ड होने वाले हैं। जब भी मार्केट का रिवर्सल हो, आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कीजिएगा। कभी भी 10% के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर ट्रेड आपके 1% ऑफ टोटल कैपिटल से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जब भी हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे अभी हमने जो एग्जांपल में डिस्कस किया था ना, वो इंडेक्स थे। इंडेक्स बाउंस बैक कर जाते हैं। हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है कि अगर कोई एक अच्छा इंडेक्स है, वहां पे आपने स्टैगर करते हुए इन्वेस्टमेंट किया, सपोज करते एसआईपी मोड में या धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया, आपको हमेशा बाउंस बैक मिल जाता है। पर कभी भी पर्टिकुलर शेयर में बाउंस बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। बहुत सारे ऐसे शेयर्स के एग्जांपल है, आप एग्जांपल मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिनके भाव जो 2001 के थे, 2004 के थे, 2008 के थे, आज तक भी नहीं आए। ऐसे बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे, इसीलिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुल मार्केट में आपकी गलतियां भी माफ होती है। 100 गलती की भी आपको माफी मिल जाती है, पर बियर मार्केट में एक गलती भी 100 गलती के बराबर होती है। इसलिए बुल मार्केट में कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा जब भी आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत आसान होता है, बहुत टेम्पटेशन होती है, बहुत इच्छा होती है कि आनंद थोड़ा सा एक लो क्वालिटी शेयर ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अभी तो सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। पर जिस समय टूटने की बारी होगी, लो क्वालिटी शेयर ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। वैसे भी अगर आप इन्वेस्ट आज और कल के चैनल के साथ जुड़े हुए, आई एम वेरी श्योर आप कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। ये हो गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स के लिए। फाइनली बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एसेट एलोकेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब भी आपका एक ऐसा गोल है जिसके लिए आपको पैसा रिक्वायरमेंट है अगले 3 साल में, उसको आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत रखिए। अगर वो ऑलरेडी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पार्क्ड है, उसे डेट में शिफ्ट करने का प्लान कीजिए। सपोज करते हैं आपने 30 इयर्स ऑफ एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया अपने रिटायरमेंट के लिए। आपकी एज 30 इयर्स से बढ़ते बढ़ते 56 57 हो चुकी है। आपका रिटायरमेंट है 60 इयर्स ऑफ एज में। आपने 25 साल 30 साल बहुत अच्छे से इक्विटी को यूज किया है। उसके बावजूद भी एट एन एज ऑफ 57, जब आपका रिटायरमेंट गोल अगले 3 साल में हो, अपना पैसा जो आपके रिटायरमेंट के लिए था धीरे धीरे डेट में शिफ्ट करना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर्ली प्लान करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, गोल प्लानिंग में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप और मेंबरशिप प्लान को कंसीडर नहीं किया, कंप्लीट प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर इंटरेस्टिंग रहे तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। जैसे ही आप लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको आया इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा। मिनिमम 10,000 लाइक्स तो हो ही जाने चाहिए। प्रोसेस की और मार्केट की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।